इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ललितपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी.एस. बख्शी साहब के पास हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक ललितपुर जनपद की सेवा की। एक 2 दशक की यात्रा के बाद डॉक्टर साहब ने कई यात्राएं करते करते आज मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में अपनी अंतिम सेवा करने जा रहे हैं, जो 30 जून को एक रिटायरमेंट की ओर है। लेकिन इन्होंने जब तक ये दो दशक की यात्रा में ललितपुर जनपद को कई पुरस्कारों से स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित कराया। क्षय रोग में प्रतिरक्षण अधिकारी के रूप में भी आपने कई मेडल ललितपुर जनपद को दिलाए। अब हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने 2 दशक के दौरान ललितपुर जनपद में आपका क्या क्या योगदान रहा और किन किन परिस्थितियों में, किन किन परेशानियों के बाद आपने ये मेडल पाए और ललितपुर जनपद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया? अपनी प्रादेशिक चिकित्सा प्रांतीय सेवाओं में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग अल्मोड़ा में हुई थी 94 में। उसके बाद मैं 98 में ट्रांसफ़र होके ललितपुर जनपद में आया था। ललितपुर में सबसे पहली मेरी पोस्टिंग बिरधा PSC पे हुई थी। तो मैं 98 से 2004 तक बिरधा और जखौरा PSC पे पोस्टेड रहा था। 2004 से मैं अपनी स्वयं की इच्छा से और इंटरव्यू के माध्यम से मैं डेपुटेशन पे 5 साल के लिए NPSP प्रोजेक्ट में गया था, वो जो कि WHO का प्रोजेक्ट है। 2004 में शुरुआत में मेरी जो पोस्टिंग थी उसमें मैं 2 जिले देखता था, हमीरपुर और महोबा। इसके बाद 2006-07 में जब पोलियो के केसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो एक इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था। वहाँ पर एक तो बहुत बड़ा ज़िला था और नंबर ऑफ पोलियो केसेस वहाँ पर ज़्यादा थे। तो मेरे को ये चैलेंज वहाँ पर की कमान दी गई थी कि आप जनपद इलाहाबाद में सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य करके दिखाएं। इसके बाद जब हमारा डेपुटेशन ख़त्म हुआ 2009 में, मैं वापस आया। फिर मेरे को बिरधा PSC मिली और 2010 में यहाँ पर जिला मुख्यालय पे मेरे को जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के रूप में वापस बुलाया गया। तो मैंने 2010 से लेकर लगभग 2018 तक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के रूप में काम किया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का काम उस समय काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था, छोटा था और हमारे पास चैलेंजेस बहुत हुआ करते थे। जो आज की स्थिति है, आज तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, उस समय हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अच्छा काम किया है। जब पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ललितपुर में भी 2012 में मीजल्स एलिमिनेशन प्रोग्राम चला था, उस मीजल्स एलिमिनेशन प्रोग्राम में पूरे उत्तर प्रदेश में ललितपुर का जो स्थान था वो दूसरा था, जिसकी सूचना मुझे स्वयं मोबाइल पे उस समय के जो हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थे उनके द्वारा मुझे और CMO साहब को दी गई थी। ये वास्तव में अच्छा मेरे लिए एक खुशी का एक मौका था। ऐसे ही जब कुछ जिलों में IMI सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान हुआ करता था, तो उस समय 2016-17 में जनपद ललितपुर की जो उपलब्धियां थी वो बहुत अच्छी थी और IMI प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए ललितपुर जनपद को नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इस नेशनल अवार्ड के लिए हमारे उस समय के 2018 में जो DM साहब थे उनको प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली भी बुलाया गया था IMI की उपलब्धि को देखते हुए। 2018 से मैंने 2022 तक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के रूप में काम किया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के रूप में
हम 2020 में 5वें स्थान पे पूरे उत्तर प्रदेश में थे। 2021 में हम तीसरे नंबर पे रहे थे और 2022 में हम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे थे। 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए नामित किया गया था। उसमें ललितपुर भी एक जनपद था और उस सर्टिफिकेशन में ललितपुर अकेला एक ऐसा जनपद था पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको सिल्वर सर्टिफिकेशन अवार्ड हुआ था, जबकि हमें नॉमिनेट ब्रॉन्ज के लिए किया गया था, लेकिन हमें जो अवार्ड मिला वो सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ललितपुर को मिला था। उन 10 जिलों में से ललितपुर को सिल्वर मिला था, बाकी 2 जिलों को ब्रॉन्ज मिला था, 5 जिलों को ब्रॉन्ज मिला था और 3 जिले रिजेक्ट हो गए थे। और अभी मैं लगभग नवंबर 2022 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। कार्य वास्तव में थोड़ा डिफिकल्ट था, मुश्किल था। एक टीम के रूप में हम देखा जाए तो हमने अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करी है, लोगों की सुविधा स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। मैं पर्सनली कोई ज़रूरतमंद मरीज आता है तो मैं उनको पर्सनल एफर्ट्स करके अपने स्वयं के प्रयास करके उनकी समस्याओं को सुलझाने का और उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके जो इसमें वो कार्य का शुरुआती दिनों में ही हमें पता चल जाए तो शुरुआती में हम ऐसी दवाइयों का उसको शुरुआत कर देते हैं जिससे कि MDR मरीज ठीक हो सकते हैं और दूसरों को नहीं फैला सकते हैं। तो सरकार की भी बहुत चीजें हमें उपलब्ध हो गई हैं जिसके कारण कि हमें TB के मरीजों को हम सतत निगरानी कर सकते हैं और शुरुआत में ही पहचान सकते हैं और उनको अच्छे से अच्छा जो दवाई उनके लिए उपयुक्त है, फर्स्ट लाइन ड्रग चाहिए तो फर्स्ट लाइन ड्रग, MDR की दवाइयाँ चाहिए तो MDR की ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात उनको जांच करने की सुविधा हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर साहब, जब आप CMO के पद पे आपको आसीन किया गया, उसके बाद ललितपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं। CMS ऑफिस में चाहे वो तालबेट हो, चाहे ललितपुर हो या मेहरौनी हो, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे एक्सरे मशीन और अन्य जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा दी गई उनमें डॉक्टरों का भी अभाव है और मशीनों के भी रखरखाव में बहुत दिक्कतें आई। इसको लेके आपको कैसे चैलेंज लगे? देखिए, CMO का पद एक चैलेंजिंग जॉब तो है। हमारे यहाँ पर इस समय हम लोग 50% डॉक्टर की स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उससे आधे डॉक्टर्स हैं। विशेष रूप से सभी को मालूम है, आप लोग यहीं लोकल निवासी हैं, कि जिला अस्पताल में, महिला जिला अस्पताल में हमारे पास लेडी डॉक्टर की कितनी कमी रही। हमारे यहाँ इस समय एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। गरीब मरीजों के, आम मरीजों को जो सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं गर्भावस्था के दौरान, उसमें बहुत बड़ी परेशानी आती थी। जो डॉक्टर्स थी 2 हमारे यहाँ, दोनों डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया था। हमने 2 बार एडवर्टाइजमेंट निकाले लेकिन हमें कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिली। फिर NHM से हमें नया GO मिला कि हम सर्जन को ऑन कॉल, मतलब उनको आवश्यकता अनुसार बुला सकते हैं ऑपरेशन के लिए, जिसके लिए NHM की गाइडलाइन के हिसाब से, हर केस के हिसाब से उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर डॉक्टरों से बात करी, कुछ लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन अंततः डॉक्टर राजीव KK नर्सिंग होम वाले इस चीज के लिए राजी हो गए और पिछले लगभग 5-6 महीने से हर महीने लगभग वो 40 से 50 सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि मरीजों का, विशेष रूप से जरूरतमंद मरीजों को, जो खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे ही बाकी और भी स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमने उनको उनके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं। हमारे जो आई सर्जन थे वो पहले 3 दिन वो जालौन में अटैच रहते थे, 3 दिन हमारे यहाँ काम करते थे। हमने AD साहब से कह के उनका अटैचमेंट खत्म करा के पूरे 6 दिन यहाँ पर उनसे काम लेना शुरू किया। डॉक्टर साहब, एक और ललितपुर संयुक्त चिकित्सालय में एक बड़ी समस्या है। बहुत से बाहर के डॉक्टर आए हैं, उनने ज्वाइनिंग तो की है, लेकिन स्पेशलिस्ट होने के बाद किसी को मेहरौनी, किसी को मंडावरा, किसी को बिरधा, ऐसी छोटी जगह भेज दिया गया, जबकि उनकी आवश्यकता ललितपुर मुख्यालय पे आप जानना है। ऐसे कई सर्जन भी हैं। ये
इसमें लोग चर्चा करते हैं कि संयुक्त चिकित्सालय में सीएमएस द्वारा राजनीति की जा रही है कि अच्छे डॉक्टरों को हटा के और वो अपनी मर्जी के डॉक्टर रखते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ऐसा सोचना नहीं है। अभी भी हमारे जो ऐसे कई चिकित्सक हैं जो अंडर सीएमओ हैं लेकिन विशेषज्ञ हैं, उनको मैंने या हमारे पूर्व में जो सीएमओ रहे हैं उन्होंने उनको जिला अस्पताल में विशेषज्ञता के हिसाब से उनको काम लेने के लिए निर्देशित किया है। जैसे डॉक्टर के मिश्रा हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो कि फील्ड में पोस्टेड थे अंडर सीएमओ किसी पीएससी पे सीएससी पे पोस्टेड थे, लेकिन उनकी सेवाएं हम यहाँ ले रहे हैं। ऐसे 2 ईएमओ की बहुत कमी है जिला चिकित्सालय में। 24 घंटे हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है और उनके वहाँ पर ईएमओ थे ही नहीं है, सिर्फ 1 ईएमओ था। 2 ईएमओ हमने दिए हैं। अभी हमने लेडी डॉक्टर जो 1 भी नहीं थी, 2 लेडी डॉक्टर है। हालांकि वो MBBS हैं, लेकिन वो महिला चिकित्सालय में अपना पूर्ण रूप से काम कर रही है, समय दे रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, एक जाते जाते एक प्रश्न। देखिए, सबको मालूम है 2020 से लेकर 2022 तक जो कोविड वाला पीरियड था वो बहुत चैलेंजिंग था, हर हिसाब से चैलेंजिंग था। हमारे यदि हम लोग पर्सनली अपने लिए देखें तो कोविड का खतरा बाकी लोगों से स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ज्यादा था, क्योंकि हमें उन मरीजों के बीच में ही काम करना था। लेकिन हम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमने अच्छी से अच्छी सेवाएं दी है। मेरे को याद है उस समय हमारे यहाँ L1 L2 हॉस्पिटल हुआ करते थे, जहाँ पर हमारे कोविड पेशेंट्स इकट्ठा एडमिट किया करते थे। उस समय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय थे उन्होंने मेरे को स्पेशल टास्क दिया था, विशेष कार्य दिया था कि आप L1 L2 की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे और रोज वहाँ विजिट करेंगे और वहाँ पर यदि कोई समस्या होगी उसका निस्तारण करेंगे, निराकरण करेंगे। तो मैं डेली विजिट करता था L1 और L2 और वहाँ के मरीजों से मैं डायरेक्ट बात करता था। कई बार डायरेक्ट उनको हम अपनी PPE किट पहन के अंदर जाते थे, कई बार टेलीफोनिकली उनकी समस्याओं के बारे में पूछते थे और व्यवस्था देख। और उसी बीच 2021 में भी मेरे को कोविड हुआ था और 2022 में भी मेरे को कोविड हुआ था। बट भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की मेहरबानी से हम उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल के आए और उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी पूरी टीम ने अच्छी सेवाएं देने की कोशिश की थी और हमारा जो कोविड के मरीजों का इंसिडेंस था, उनके कॉम्प्लिकेशन, उनकी मॉर्टेलिटी वो काफ़ी कम रही थी। तो वो वास्तव में सभी के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो पीरियड। डॉक्टर साहब, एक चैलेंजिंग और है कि ललितपुर जिले में पहले क्षय रोग के बहुत मरीज हुआ करते थे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पत्थर का काम ज्यादा रहा और पत्थर से जो उड़ने वाली डस्ट थी जिससे सिलिकोसिस होती थी। सिलिकोसिस भी एक तरह से क्षय रोग ही है। और उस समय बहुत मरीज हमारे ललितपुर जनपद, उस समय भी आपको इससे पुरस्कृत किया गया था। उस समय आपने इसको किस नजरिए से? नहीं, वास्तव में ट्यूबरकुलोसिस हमारे, यदि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ललितपुर में भी टीबी के मरीजों का इंसिडेंस बहुत है। टीबी के मरीज बहुत थे, लेकिन हमने उनको धीरे धीरे सरकार की तरफ से भी सुविधाएं बढ़ती गई और हमें उनको डायग्नोस करने में, उनको पता करने में कि कौन सी दवा उनके लिए कारगर है, कौन सी दवा कारगर नहीं है, ये सब चीज़ें हमें मिलती गई और हम उनके इलाज में सफल होते रहे। टीबी में सबसे बड़ा चैलेंज है कि मरीज हमारे पास कितनी देर में आ रहा है, कितने समय बाद आ रहा है। यदि मरीज जल्दी आ जाएगा, शुरुआती दौर में आ जाएगा, तो वो मरीज के लिए भी भले की बात है। मरीज जिन लोगों को आपका रिटायरमेंट है, उसके बाद अगली क्या योजना है आपकी? भविष्य में ललितपुर जनपद को आप जैसे होनहार डॉक्टर की आवश्यकता है, इसके लिए आप ललितपुर में क्या दोबारा जो देखे नियम है कि उसमें 3 साल के लिए आपको एक और चांस मिल सकता है, अगर सरकार चाहे या जनता की भावनाओं को देखते हुए हम चाहेंगे कि आप इसी जनपद में इस तरह की सेवाएं दें, इसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, देखिए आज भी हमारे को, मैं अभी सीएमओ हूँ, लेकिन आज भी मेरे को यदि कोई मरीज आता तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ और उसको बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आने वाले समय में मैं भी इस जनपद के लोगों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और मेरा भी प्लान है कि मैं आने वाले जो पुनर्नियोजन में 3 साल और डॉक्टर रखे जाते हैं, पुनर्नियोजन में अप्लाई करूं और फिर से जनपद में हम ऐसी सेवाएं दें। मैं ये मेरी इसी प्लानिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बख्शी साहब, आपने जो हमको समय दिया। और इंडियन टीवी न्यूज से डॉक्टर बख्शी के साथ सुनील शर्मा,
प्रदीप विचारी और बेनती के साथ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।